हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हम अपनी क्लास 10th में व्याकरण का हमने भाग उठाया हुआ है और जिसमें कि हमने सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है संधि, जिसको हम अपना पढ़ रहे हैं। और संधि में भी कक्षा 10 में यानी क्लास 10th में आपकी कौन सी संधि है? आपकी व्यंजन संधि। स्वर संधि के बारे में आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है और आपके सिलेबस में व्यंजन संधि 10th क्लास में है, जिसके अकॉर्डिंग हमने आपको अपनी यहाँ तक णत्व विधान, अभी ये 10वीं हमारी शुरू होगी, 9 संधियाँ हमने जिसमें पढ़ा दी है। कौन कौन सी पढ़ा दी है? जिसमें हमने आपको शुत्व पढ़ा दी है, इष्टुत्व पढ़ा दी है, जशत्व पढ़ा दी है, चरत्व विधान पढ़ा दिया है, आपको तोरली संधि आ गई है, अनुस्वार आ गई है, अनुनासिक संधि आ गई है। तो इस तरह की हमने आपको 9 संधि इसमें आपको बता दी हैं। तो अब हम अपनी आते हैं 10वीं संधि णत्व विधान पर। किस पर आएंगे? णत्व विधान पर। देखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हम आपको बार बार भी ये चीज बता रहे हैं कि एक आपकी जशत्व संधि और दूसरा है आपकी अनुनासिक संधि। ठीक है, ये दोनों संधि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है ये बार बार हम आपको इसलिए बताते हैं कि भाई जिन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना है अपन को वो चीज़ें तो नहीं ऐसा हो कि बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ते रहो और जो आनी है वही आप ना पढ़ो, है ना। तो एक पहले अपनी जशत तो हो गई और दूसरी अनुनासिक हो गई। और जिसको कि कैसे आया है आपकी सिलेबस में, जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम अक्षर का तृतीय वर्ण कैसे होता है। प्रथम अक्षर का तृतीय वर्ण कैसे होता है, इस प्रकार से आएगा। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि जशत्व संधि बताइए, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि प्रथम अक्षर का तृतीय वर्ण क्यों होता है या कैसे होता है। और दूसरा टॉपिक उन्होंने लिखा है कि प्रथम अक्षर का पंचम वर्ण क्यों होता है या कैसे होता है, वो आप बताना है। ठीक है, ये आपकी किसमें सिलेबस में एग्जाम के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, रिवाइज्ड करके दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम आप कहोगे तो फिर मैम आपने ये दोनों पढ़ाने के बाद आप ये सारी चीज़ें हमें क्यों बता रहे हो? तो वो इसलिए बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ये इसलिए हैं कि आपके जो अभ्यास कार्य हैं, आपकी जितनी भी अब लेसन्स, जब हमारा ये ग्रामर वाला व्याकरण वाला जब हमारा पार्ट पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम आपका फिर लेसन्स शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 से फिर हम आपके जितने भी 10-11 पार्ट हैं, लेसन्स हैं, उनको पूरा करवाएंगे। तो फिर उनमें पाठ पढ़ाने के बाद जब आपके पास अभ्यास कार्य आएंगे तो फिर आप उसमें संधि भी होंगी, समास भी होंगे और हमारी सारी चीज़ें होंगी, उसमें अव्यय पद भी आएंगे, प्रत्यय भी आएंगे। तो फिर वहाँ पे फिर आप परेशान नहीं होगे, ना ही आपके माइंड में ये आएगा कि भाई ये चीज़ कैसे करें हम, क्यों आप पहले सीख चुके हो। उसमें सिर्फ ये नहीं है, वो जो अभ्यास कार्य है ना, एक्सरसाइज, उनमें ऐसा नहीं है कि केवल जशत्व की ही संधियाँ दी हुई हो या फिर आपकी केवल अनुनासिक संधियाँ दी हुई हो, ऐसा नहीं है। उसमें उदाहरण हर तरह के हो सकते हैं, उसमें णत्व विधान भी हो सकता है, न कर्ण हो जहाँ पे हो जाता है वो भी है, आपकी इष्टुत्व संधि भी है, इष्टुत्व भी है। इसलिए संधि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना आपको सब जरूरी है ना। फिर अभी जब अपना ये 1 मंथ होगा, अप्रैल से अपने फिर कौन से शुरू हो जाएंगे वीडियोस, अपने एग्जाम से रिलेटेड शुरू हो जाएंगे। तो फिर उनमें आपको फिर और इम्पोर्टेंट बताते जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट बताने से पहले ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अब आप कहोगे णत्व विधान क्या होता है और ये क्यों, क्या इसकी आवश्यकता है? तो ये कह रहे हैं ऋषाभ्याम नोन समान पदे, यानी ऋषा यानी र और श, भ्याम शब्द क्यों लगाया? क्योंकि ये 2 हैं, द्विवचन का रूप आ गया, यानी ऋषाभ्याम यानी र और श। ठीक है, र और श। और ऋषि जो री बनता है वो भी र की ध्वनि निकालता है, उसमें भी रा की ध्वनि आती है। जैसे इसकी ध्वनि हो तो हम क्या कहेंगे? री कहेंगे, इसको र, और ये श। तो ये कह रहे हैं नो णः, यानी जो ना होगा उसको णः कर देंगे समान पदे। उसको हम उस पद में समान, उसी पद में हम क्या कर देंगे, कहीं पे यदि एक पद लिखा हुआ है कृप धन नः, ठीक है, ये लिखा हुआ है
और ये कह रहे हैं कि यदि री कहीं पे हो, कहीं पे शा कहीं पे हो, किसी एक पद में, ठीक है, एक पद किसको कहते हैं? हमने आपको बताया है कि जो सार्थक शब्द होते हैं उनको पद कहते हैं। ये सरल भाषा की बात है। अगर डिटेल में हम जाएं तो पद वो होते हैं जो कैसे होते हैं, जिनमें हमारी विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है। यदि हमारी पठ धातु है और उसमें जब तीतः अंति सीथा था एते अंत्य शब्द लग जाता है, तब तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा पद बन जाता है। लेकिन जब तक वो धातु पठ रहेगी तब तक वो पद नहीं रहेगी, उसको हम अपद कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है। ऐसे ही कोई किसी भी शब्द में जब विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अव्यय पद लिखा हुआ है च, तो ये पद नहीं है, ये इसको अपद कहेंगे, ठीक है। कोई भी शब्द हो जिसमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ हो उसको पद कहते हैं, ठीक, उसको क्या कहते हैं? हम अपद कहते हैं। और जिसमें विभक्तियों का प्रयोग हो जाए वो हमारे पद बन जाते हैं, ठीक है। ये एक हमने आपको साधारण भाषा में आपको समझा दिया। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी शब्द में र और श, कौन कौन सा? र और श, भ्याम यानी ये दोनों, नो अगर साथ में होता है, ऋषाभ्याम के साथ में नो हो तो उसको ना कर दीजिए कि यहाँ पे री हमारे पास लिखी हुई है, ये क्या लिखा है? क में क्या है? इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है? री जुड़ा है। और प को ध्यान में नहीं रखिए, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि इस पद में नहा भी है शब्द इसमें, लेकिन इस पद में देखिए हमारे पास री है। री हो, र हो या श हो, तो इनके मेल में जब हमारे पास ना आएगा इसके बाद में, तो वो ना हो ना कह के उसको हम ण कहेंगे। यही हमारा णत्व विधान है, यानी णत्व का जहाँ पे प्रधानता हो जाएगी वही हमारा णत्व विधान हो जाएगा। तो और भी सूत्र उसकी वर्णन क्या कहता है? री वर्णात नस्य णत्व वाच्यम, यानी री वर्ण से या री वर्णात या री वर्ण से नस्य जो ना होता है उसका स्य का अर्थ क्या हो गया? का। णत्व वाच्यम यानी वाच्य कहेंगे, उसको बोलेंगे। वचन मतलब होता है बोलना, तो वाच्य मतलब उसको कहेंगे, ना को णा कहेंगे, ना का णा वाच्य से, ठीक है। वाच्यम री वर्णात यानी री हो, ऋषाभ्याम, तीन चीजें बता दी उन्होंने, क्या क्या कह दी? कि री हो, श हो या री, र श या री होने पर एक ही पद में यदि उनके बाद आपको न दिख रहा हो, ये तीन हमारे वर्ण हैं, इन तीनों के बाद यदि आपको न मिलेगा तो वो हमारा णा बन जाएगा। जैसे आपने देखा है कि हम लिखते हैं रामेण और कहीं पे हम लिख देते हैं हलेन। अब आप कहोगे कहीं पे तो ना लगा देते हैं, कहीं पे ना लगा देते हैं। ये देखिए इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब आप ये शब्द रूप भी बनाते हैं तो उसमें आपको दो जगह एक चीज़ की कन्फ्यूजन होती है। देखिए जो चीज़ हमें भी परेशान करती थी उस चीज़ को फिर हम आपको बताते हैं कि वो आपको परेशान ना करे। कि जैसे हम पहले जब हम भी 9th-10th क्लास में थे तो ये चीज़ हमें भी कहते थे कि सर या मैम कि कहीं पे तो ये रामेण हो जाता है, कहीं पे तो ना बन जाता है और कहीं पे ये जाके बन जाता है एन, यहीं कहीं पे हम कहेंगे कृष्णकेन या फिर हम कहेंगे हलेन, ठीक है। तो फिर ये क्या बात है कि कहीं पे ना क्यों लगा दिया, कहीं पे ना क्यों लगा दिया? तो वो इसलिए लगा दिया क्योंकि ये इस पद में यहाँ पे रा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रा लगा है तो ये णा बन गया। जैसे यहाँ पे लिखा है कृष्णकः, तो कृष्णकेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें री भी है और शा भी है। ना भी शा होता, री होता तो भी णा लग जाता, शा होता तो भी णा लग जाता। अब आपने देखा होगा जैसे ये रामेण का आपको समझ में आ गया कि कहीं पे भी कौन से शब्द हो हमारे पास? र हो, हमारा श हो या फिर हमारे पास क्या हो? री। ये तीनों अगर अक्षर किसी भी पद में हैं और उसके पश्चात यदि न आ रहा है तो ना कह के उसको हम णा वाच्य करेंगे, न णा कहेंगे। यही णत्व विधान है कि इनके मेल में न णा हो जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज फिर आपके माइंड में आएगी। अच्छा एक और हम आपको उदाहरण दे दें कि जैसे हम कहते हैं ना फलम फले फलानी बोलते हैं,
क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं फलम, फले और फलानी, ठीक है। वहीं पे हम कहते हैं पत्र का अगर बनाते हैं तो हम कहते हैं पत्रम, पत्रे और पत्राणी। अब इसका कारण अब जान लीजिए, अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे हम आनी लगाना है और कहाँ पे हमें अणी लगाना है। अगर किसी पद में यदि र है, ये रा इसमें छुपा हुआ है, ता और रा से त्रा बनता है, पता है आपको। रा है अगर तो तोड़ा बन जाएगा, और र श नहीं है हमारे पास, री रा या श नहीं है तो ना बनेगा वो, ठीक है। अब बिल्कुल भी कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कभी भी ऐसे शब्द आए जहाँ पे रामाणाम लिखना है, कहते हैं ना हम कि रामाणाम लिख दिया, और कहीं हम लिखते हैं बालिका नाम, लिखते हैं ये। जैसे जब हम राम के शब्द बनाते हैं तो उसके षष्ठी विभक्ति बहुवचन का आप देखना तो उसमें लिखा होगा रामाणाम, ठीक है। और फिर आपने कभी देखा होगा कि लिखा होगा बालिका नाम, तो भाई एक जगह क्या कुछ ऐसा है कि राम के लिए हम नाम लगा दें और बालिका के लिए नाम लगा दें, ऐसा कुछ भेदभाव तो नहीं चल रहा है। नहीं भाई, भेदभाव कुछ भी नहीं चल रहा है, सबके लिए समान है। हमारा जो प्रत्यय है वो नाम ही होता है, ठीक है, आनाम ही होता है। लेकिन ये ना हमारा णा कब बन जाता है कि अगर उसमें रा लगा हुआ होगा तो, ठीक है। उस पद में यदि हमारे जैसे राम हमारा पद था, उसमें हमारा क्या लगा था, रा था, तो इसलिए ये ना बन गया। लेकिन यहाँ पे कहीं पे हमारे पास, यहाँ पे कहीं पे ना तो हमारे पास र है, ना री है, और ना ही हमारा श है। जब हमारे पास ये तीनों नहीं है तो भाई ना को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, तब तो फिर वो ना हमारा ना ही रहेगा, ना में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। किन कंडीशनों में होगा, कह रहे हैं ऋषाभ्याम यानी री और शा के दोनों के साथ ना जो होता है णः समान पदे, क्या बन जाता है, उसी समान पद में, पद वही है लेकिन उसमें यदि र और श है तो वो हमारा ना कह के उसको हम ना कहेंगे। दूसरा एक और क्या कहता है हमारा सूत्र के री वर्णात यानी री वर्ण के बाद न स्य यानी ना का णत्व वाच्यम, ना को हम क्या करते हैं, णत्व में वाच्य करते हैं, बोलते हैं। तो देखिए अब आपको हम एक्सप्लेनेशन करें तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि यदि एक ही पद में री र श के पश्चात न आए तो न का क्या बन जाता है, णा हो जाता है, ठीक है। अब आगे आपको अब देख लीजिए इसमें, जैसे पितृ नाम, पितृ क्या लिखा है, पितृ और नाम, ठीक है। अब इसका क्या बन जाएगा हमारा, देखिए जो री बना हुआ है तो री ने ना को क्या कर दिया, हमारा णा कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा पितृ नाम, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। देख लीजिए क्या परेशानी हो सकती है, अपन को तीन चीजें ही तो याद रखनी है। ना को णा बनाना है, क्यों कब बनाना है, जैसे र है तो क्या लिखा है चतुर नाम, तो क्या होगा चतुर नाम, ठीक है। मुष्णाति तो मुष्णाति णा बन गया, पुष्णाति तो पुष्णाति, ऐसे ही पुष्पाणी होता है, देखिए फलानी होता है, इधर पुस्तकानी कहते हैं, और वहीं पे हम उसको देखिए एक जगह तो हम पुस्तक का बहुवचन कहेंगे पुस्तकानी, ठीक है, और एक ही दूसरे इसी में हम पुष्प को कह देंगे पुष्पाणी। तो अब आप देख लीजिए कि क्यों यहाँ पे नी शब्द आया, कि क्यों यहाँ पे णी आया, क्योंकि यहाँ पे ये शा जो लगा था, जो शा था उसने इस ना शब्द को णी कहते णा बना दिया, णत्व विधान हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम एक और चीज आगे और देख लेते हैं। इसी की एक और बात है, एक छोटी सी बात है कि अभी आप ये कहेंगे कि अभी तक क्या चल रहा था कि भाई हम जो संधि करते थे वो हमारी कहाँ होती थी, अंतिम वर्ण और हमारे प्रारंभिक वर्ण में, इन्हीं में हो रही थी हमारी संधि, इनमें और इसी में परिवर्तन होता है हमेशा से, है ना। हम अभी करते चले आ रहे हैं व्यंजन संधि, स्वर संधि, है ना, ये सब करते हुए आ रहे हैं।
तो हमारा क्या बन जाता है, जैसे इसको बनाते हैं तो बन जाता है विद्यालय, यानी दोनों का क्या हो जाता है, मेल हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा विद्यालय बन जाता है, यहाँ पे हमारा सच्चित बन जाता है। अब ये तो हमें सब समझ में ही आ गया, लेकिन अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें पद क्यों देखते हैं हम बीच में, यहाँ पे हम पद में क्यों देखते हैं, ऐसा क्यों नहीं देखते कि इसके अंतिम वर्ण में हो और इसके प्रारंभिक वर्ण में हो तभी परिवर्तन हो। तो उसका एक कहते हैं कि अट अट कुप्य वांग नुम्य व्ययाये अपि, यानी अट के साथ में अट हो, यानी अट का अर्थ क्या होता है, हमारा सारे स्वर। अट प्रत्याहार, प्रत्याहार हमने अब आपको माहेश्वर सूत्र में कम से कम अब 4-5 वीडियो में हम बता चुके हैं। अब आप अपनी बुक में भी उसमें देखेंगे व्याकरण वीथी में, तब अट देखिएगा कि अ से लेके टा तक कहाँ कौन कौन से आ रहे हैं। तो आ से लेके चा तक तो सारे स्वर आ जाते हैं, और उसके बाद जब व्यंजन का 5वां सूत्र शुरू होता है तो वो आ जाता है हय वरट। ठीक है, हय वरट आ जाता है वो। तो आ से चा तक के सारे स्वर और कौन से, हय वरट, यानी हमारा य र व ओहा ये आ गए। फिर उसके बाद वो कह रहे कि का वर्ग, फिर वो कह रहे पा वर्ग, फिर कह रहे आंग। ठीक है, आंग में क्या होंगे, उपसर्ग, यानी आंग या आ उपसर्ग कहीं पे लगा हो, या फिर नुम हो, यानी नुम का अर्थ हुआ, देखिए वहां पे आपको नम भी दिखेगा एक सूत्र, कहाँ पे आपको माहेश्वर सूत्रों में आपको न और मा साथ में देखेंगे, और इनका अर्थ होता है अनुस्वार। ये इन्हें किसकी श्रेणी में हम रख देते हैं, अनुस्वार की। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा अटकुप्यवांग नुम्य व्यय या अपि, यानी हमारे पास यदि मध्य में, अब ये हमने 4 बताए थे, री है, श है, श है, न है, इनके बीच में ये तो अक्षर हमारे होने ही चाहिए, किसको, ना को णा बनाने के लिए। लेकिन इनके बीच में यदि सारे स्वर आ जाए, हय वरट आ जाए, हमारे पास का वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, पा वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, आंग आ जाए, नुम आ जाए। आंग का अर्थ क्या है, आंग ये नहीं समझना कि आंग का अर्थ है आ वाले उपसर्ग। अगर ये उपसर्ग आ जाए, नुम आ जाए, यानी अनुस्वार कहीं पे लगा जाए बीच में, ये सारी चीजें लगी हों, तो भी ना का क्या होगा, णा हो जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे था ये कृपणा, क्या देखा आपने, कृप और नह। ठीक है, तो इसके बीच में पा वर्ग का आ गया पा अक्षर, री तो पहले वाले वर्ण में है, पहले वाले अक्षर में री की मात्रा है, लेकिन उसके बाद में तो पा लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों का कोई परिवर्तन होना चाहिए था। तो वो कह रहा है कि अगर भले बीच में कोई व्यवधान आ भी जाए, कोई बीच में रुकावट आ भी जाए, तो भी ये री जो होती है वो अपना प्रभाव दिखाती है और ना को णा बना देती है। ये 3 जो वर्ण होते हैं कौन कौन से, ये हमारा र, श और री, ये 3 वर्ण क्या करते हैं, भले बीच में कोई व्यवधान आए उसको भी पार करके वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, उस पर ना को णा बना देते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक, व्यवधान भी आए, अब कहीं बीच में दिख सकता है ना कि अब जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा कृष और न, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये क्रि और श क्या बन जाएगा, कृष्ण, क्योंकि यहाँ पे री है, यहाँ पे शा है। भाई ये री और शा नहीं होता, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्म और हा लगा हुआ है, तो री के मेल में ये ब्रह्मणम हो गया। ये हमारा गुरु ना, तो गुरु ना हो गया, रा है तो क्या हो गया, मित्राणी हो गया। यहाँ पे करी ना, तो ये हमारा हो जाएगा करीना। ठीक है, सर्व एन, तो स के बाद रा है और फिर सर्व, अगर आप इसको अलग अलग करके बोलें तो स पहले आता है, फिर बीच में रा आता है, फिर वा आता है, तो वा बीच में आ गया, हय वरट का बीच में वा आ गया, तब भी क्या बना, ना हमारा, और यहाँ पे भी व्यवधान आ गया, अकेला ना नहीं है, यहाँ पे क्या बन गया है, ए बना हुआ है, यानी ए की मात्रा भी है इसके साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को कुछ नहीं देखना, यहाँ पे ये देखना है ए की पद बनाना है उसको, तो क्या देखेंगे, अगर रा है और ना है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सर्वेण बन जाएगा। ऐसे ही देखिए, गर्भ एण तो हो गया गर्वेण, मूर्ख एण तो हो गया मूर्ख एण, का वर्ग का अक्षर आ गया। यहाँ पे कर नाम तो करानाम,
या तो करानाम करिए ऐसे, ठीक है। करानाम तो क्या हो गया हमारा, करानाम, रामेण, हरिणाम, रविणाम, ठीक है। अब आ गया समझ में आपको, कोई परेशानी है इसमें? हमने आपको बिल्कुल बहुत साधारण सी चीज याद रखनी है कि र हमारी री या श, इनके मेल में ये अगर 3 अक्षर आपको किसी पद में दिख जाए तो वो हमारा ना को बदल के क्या बना देता है, णा बना देता है, ठीक है। तो णत्व विधान इसको कहते हैं। अब तो आ गया समझ में, अब कोई परेशानी, कहीं दिक्कत? और बीच में अगर र है, श है, री के बीच में अगर कोई स्वर आ जाए, ह वरट आ जाए, यानी ह य व र ये आ जाए, अगर इनको क्रम में लगाएं तो क्या हो जाता है, य र व हो जाता है, और ला को छोड़ के ह, इसमें एक अक्षर छूटा हुआ है, इसीलिए इनको, नहीं तो कह देते सारे व्यंजन। सारे व्यंजन क्यों नहीं कहा, कुछ व्यंजन ही तो बताए हैं उसमें, कि का वर्ग के व्यंजन बताए हैं, पा वर्ग के व्यंजन बताए हैं, है वरट अगर पूरे बताना होता तो ल और ण तक कह देते पूरा, अट ना कह के अण कह देते इसको, कुछ अक्षरों को तो छोड़ा है इसमें, है ना। तो उनने कह दिया ण, तो उनने वर्ग भी बता दिए कि भाई इन इनके वर्गों के मेल में हमारा क्या हो जाएगा, अट। उसमें देखिएगा माहेश्वर सूत्र में, तो अट आपको पता चले जाएगा कि अ से लेके हाय वरट तक, यानी स्वर हो गए और ये 4 वर्ण हो गए। फिर इसके बाद का वर्ग के अक्षर हो गए, फिर पा वर्ग के हो गए, फिर कह रहे आंग उपसर्ग हो, ठीक है। फिर कह रहे नुम, यानी कहीं अनुस्वार लगा हो, बीच में कहीं पे भी लगा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ना का णा हो जाता है, ठीक। तो ये हमारी एक णत्व विधान की भी संधि पूरी हुई। व्यंजन हर चीज़ पता होना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप रूप बनाते हो, भले अभी हो सकता है ये हमारे अभ्यास कार्यों में आएंगे, फिर आप क्या करेंगे, कहीं पे बीच में अगर कहीं पे आप देख लीजिए, इतना क्वेश्चन पेपर कोई बना रहा है और उसमें लिखा हुआ है रामानाम सही है, रामानाम सही है, या रामेण सही है, या रामेण सही है, तो आप उन्हें अगर णत्व विधान पढ़ा है तो अब आपका ना और णा में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक छत्व और च आगम, तुकागम, ये 2 और संधियाँ रह गई हैं, उनको हम पूरा कर लेंगे, तो हमारी ये 12 संधि पूरी व्यंजन पूरी हो जाएंगी। भाई पहले आप पूरा पढ़ लीजिए, जब आपको पूरा पढ़ने में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जब छोटी सी 2 चीज़ें पढ़ते हैं तो फिर आपको वो सब बड़ी नहीं लगती है ना, और आगे कहीं पे भी कितना भी आप काम आ जाए तो वो आसान हो जाता है आपके लिए, इसलिए हम आपको ये सारी संधियाँ लेके चल रहे हैं, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अगली संधि में मिलते हैं।